कि पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी इन दिनों जो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है, वो कल मोहाली की कोर्ट में पेश भी हुआ, लेकिन उसकी पेशी को लेकर अब सवाल बढ़ता ही जा रहा है। जिस एम्बुलेंस से वो पेशी के लिए आया वो पंजाब की ना होकर यूपी के नंबर की थी। इसके बाद से खुलासे पर खुलासे का दौर जारी है और सवाल भी है कि यूपी से पंजाब तक कौन है मुख्तार का खास मददगार, क्योंकि जेल के अंदर मुख्तार के पास निजी इस्तेमाल के लिए मिली एम्बुलेंस ने पंजाब सरकार और वहां के अफसरों के नियत को कटघरे में ला खड़ा किया है। खबर है कि कुछ दिन पहले मुख्तार के पास यूपी नंबर की गाड़ी रहा करती थी, उसके कई गुर्गे भी साथ रहते थे, लेकिन सूत्रों की माने तो कुछ वक्त पहले ही ये बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस जेल में भेजी गई, जिसके अंदर भी मुख्तार के लोग रहते हैं और वो खास मुख्तार के लिए ही तैयार की गई है। रोपड़ जेल परिसर में पड़ताल करने के बाद पता चला कि अंसारी के 5-7 भरोसेमंद लोग जेल के आसपास रहते हैं और जब भी अंसारी को जेल से बाहर कहीं जाना होता है या कोर्ट जाना होता है तो अपनी गाड़ियों से गुर्गे सुरक्षा कवच देते हैं। दरअसल मुख्तार को लेकर हो रहे खुलासे के बाद पंजाब में शासन प्रशासन सवालों के घेरे में है। इन नए खुलासों से ये तो तय माना जा रहा है कि आला कमान के कहने पर ही मुख्तार को मदद मिलती आ रही है। अब जेल प्रशासन की सफाई क्या रही इस पूरे मामले पर, वो भी सुनिए। यूपी नंबर की एम्बुलेंस जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट का है, हमारे पास ऐसी कोई भी एम्बुलेंस नहीं है जिसमें कोई यूपी का नंबर है। ये सारी पंजाब सरकार के नंबर के अनुसार हैं कि ना ही हमने कोई मोहाली में एम्बुलेंस इस पर्पज़ के लिए भेजी। ऐसी रिक्वेस्ट इधर हमारे पास तो कोई नहीं आई, तो ना ही हमें पता है भी उसको मोहाली में पेश करना किसी। तो मुख्तार को ले जाने वाली एम्बुलेंस को लेकर बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। डॉक्टर अलका राय के बयान में विरोधाभास दिखाई देता है। एबीपी गंगा पर बातचीत में डॉक्टर अलका राय ने अपनी एम्बुलेंस नहीं होने की बात कबूली थी। बाद में दिए बयान में डॉक्टर अलका राय ने एम्बुलेंस देने की बात कही। अभी तक तो मुझे पता नहीं क्या क्या खबरें मिली हैं कि बाराबंकी में मेरा अस्पताल था और क्या क्या था, तो मैं बाराबंकी से तो मेरा कोई नाता नहीं है। हाँ, मुख्तार अंसारी हम लोगों के विधायक हैं और कुछ साल पहले बहुत पहले की बात है कि उन्होंने कुछ। वहीं घोसी से बसपा सांसद अतुल राय के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखे जाने के मामले में सवाल उठ रहे हैं। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल के जिम्मेदार अफसरों ने सीएम योगी को चिट्ठी भेजे जाने से इनकार किया है। जेल अफसरों का दावा है कि सांसद अतुल राय ने उनके मार्फत सिर्फ 2 चिट्ठियां ही भेजी हैं। इन चिट्ठियों में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से जान का खतरा बताते हुए उसे प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल नहीं भेजे जाने का अनुरोध है। जेल के अफसरों का यह कहना है कि पहली चिट्ठी प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में जज और दूसरी यूपी के जेल विभाग के डीजे को भेजी गई। सांसद अतुल राय, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी से जान के खतरे की बात लिखी। इसी को लेकर आज जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि अतुल राय और मुख्तार अंसारी एक दूसरे के बेहद करीबी हुआ करते थे। उनके व्यवसाय की पूरी देखरेख वो किया करते थे और अब एक दूसरे के सहयोग से अब अतुल रहने से रणनीति में किस तरह से कदम रखा था, ये सारी चीजें भी सामने हैं। ऐसा इतिहास है मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का, तो ये कोई बहुत ही जैसा इतिहास है, जैसा स्वभाव है और जैसी उनकी आदत है, प्रवृत्ति है, ऐसा लगता है कि अतुल राय को भी खतरा हो सकता है या उनको अपना प्रतिद्वंदी मान करके या उनसे कुछ और छूट रहा हो, कुछ नुकसान हो रहा हो, ये मान करके भी उनके साथ कोई भी साजिश कर सकते हैं। नहीं, ऐसा है कि एक साथ रहने वाले लोग भी अलग होते हैं और एक साथ रहने वाले लोग एक दूसरे के मतलब विरोधी होते हैं, हत्यारे भी होना चाहते हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये गाड़ी पलटने वाली बात है। ये इन लोगों का आपराधिक मामला है और यहाँ गैंगवार का मसला चलता है और उस इलाके की जो बनावट है
उसमें मुख्तार अंसारी और अतुल राय जैसे ही लोग पैदा हो रहे हैं। यह क्षेत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अब बात धनंजय सिंह की। पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की रिहाई नियमों की अनदेखी के साथ कराई गई। 25 मार्च को प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत बहाल कर रिहाई के आदेश जारी किए। नए जमानतदार की ओर से बॉन्ड पेश किए जाने पर धनंजय सिंह की जमानत बहाल हुई थी। नियम के मुताबिक रिहाई परवाना और मुचलका आदेश प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल भेजे जाने चाहिए थे, लेकिन रिहाई आदेश को फतेहगढ़ सीधे तौर पर भेजे जाने और स्पीड पोस्ट से भेजे जाने पर अब सवाल उठ रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिलने के बाद धनंजय सिंह कल रात जेल से रिहा हो गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं धनंजय सिंह के शहर स्थित आवास पर। यहाँ जैसा देख सकते हैं कि हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। उस वक्त से सन्नाटा पसरा हुआ जब धनंजय सिंह ने सरेंडर किया था कोर्ट में। हालांकि यहाँ कभी रेला लगा करता था गाड़ियों का, यहाँ पे लोगों का रेला लगा रहता था, समर्थकों का रेला लगा रहता था। हालांकि ये भी साफ नहीं हो पा रहा है कि धनंजय सिंह जेल से निकलने के बाद अपने बनसफा स्थित आवास जाएंगे या शहर स्थित इस आवास पर आएंगे जहाँ हम सब खड़े हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए जौनपुर से जावेद अहमद। 5 मार्च को जेल जाने के बाद जो मामला लखनऊ का जो कि हाईलाइटेड मामला था जिसमें इनामी घोषित थे, वो मामला चल ही रहा था, लेकिन इस बीच 25 मार्च को इनके तरफ से ज़मानत दाखिल की गई और एक ज़मानत दाखिल करने पर इनको ज़मानत चूँकि रिस्टोर हो गई और इनकी रिहाई 4:15 पर विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से एक रिहाई और एक मुचलका फतेहगढ़ जेल के लिए स्पीड पोस्ट के जरिए 4:15 पर रवाना किया गया। चलिए अब बात करते हैं यूपी में कोरोना के कहर की। यूपी में कोरोना का खतरा बढ़ते ही जा रहा है और पिछले 24 घंटों की अगर आप बात करेंगे तो प्रदेश में कोरोना के 2600 नए मामले आए। इसी के साथ प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या लगभग 12,000 पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले 22 नवंबर 2020 24 घंटे में अंदर इतने केसेस देखे गए थे। 22 नवंबर 2020 को 24 घंटे में 2588 केस आए थे, लेकिन आज ये आंकड़ा कहीं ज्यादा है। तो यूपी में एक तरफ कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ लखनऊ में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लखनऊ में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना यहां के सबसे बड़े मॉल यानी फन मॉल को भारी पड़ गया। लखनऊ का फन मॉल सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नोटिस दिए जाने के बाद भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का यहां लगातार उल्लंघन हो रहा है। दरअसल जिस तरीके से कोविड संचरण फैल रहा था तो 20 तारीख को यहाँ पर निरीक्षण किया गया था। यहाँ कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसके संदर्भ में इनको नोटिस पूर्व में दी गई थी, जिसका जवाब भी इन्होंने दिया था 23 तारीख को और कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल का 100% फॉलो किया जाएगा। आज पुनः यहाँ पे जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि जो इन्होंने बातें कही थी अपने जवाब में उसका अक्षरशः पालन नहीं कर रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आज इनका मॉल अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद किया गया है और इनसे जवाब मांगा गया है। एक तरफ लखनऊ में इतनी सख्ती है तो वहीं सोनभद्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच लापरवाही का आलम कुछ ऐसा है। समझिए सोनभद्र में 24 घंटे में कोरोना के 24 केसेस आ चुके हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना है। यहाँ जिला संयुक्त अस्पताल में आने वाले मरीज कोविड के नियमों का पालन नहीं करते हैं और वो डॉक्टरों को भी देखा जाए तो डॉक्टरों को भी यहाँ पर कुछ खास कोरोना के नियमों की परवाह है नहीं। कोविड के लिए शासन का निर्देश है और ये कि सभी लोग मास्क लगाएं, मास्क पहने और हाथ को धोएं और प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखें। तो ये निर्देश पहले से भी जारी है और पुनः इस पर एक तरफ यूपी में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ यूपी में स्कूल और कॉलेजेस भी खुल रहे हैं। होली की छुट्टियों के बाद स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। इसके बाद से अब इसके साइड इफेक्ट भी दिखने शुरू हो गए। चलिए हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है। यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के चलते विश्वविद्यालय खुलने के बाद भी यहाँ सन्नाटा पसरा नजर आया। विश्वविद्यालय में 8 शिक्षकों की रिपोर्ट कोरोना की पॉजिटिव आ चुकी है। दूसरी तस्वीर कानपुर की है। यहाँ आज से क्लास 9वीं से ऊपर तक के स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी खोले गए। वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच ये मांग उठ रही है कि ऑफलाइन क्लासेस को बंद कर दिया जाए। तीसरी तस्वीर मेरठ की है। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे होली के बाद आज फिर से स्कूल पहुंचे। कोरोना के खतरे के बीच स्कूल आना कहीं ना कहीं उनके अभिभावकों के मन में
डर पैदा करता है। चौथी तस्वीर झांसी की है, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना का कहर देखने को मिला। 10 शिक्षकों के साथ एक छात्र भी कोरोना पॉजिटिव मिला। झांसी के जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना का कहर बरपा है। 10 शिक्षकों के साथ एक स्टूडेंट भी कोरोना पॉजिटिव मिला है और इसके बाद हड़कंप मच गया। नवोदय विद्यालय की प्रिंसिपल अर्चना सिंह ने इस बात की पुष्टि की। अब सभी को स्कूल में ही क्वारंटीन किया जा रहा है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरवा सागर की तरफ से एक टीम गई थी नवोदय में, जिसमें एंटीजन टेस्ट किया गया है कोविड के लिए, क्योंकि बच्चे होली से वापस आए हैं। तो जिसमें 10 टीचर और 3 बच्चे पॉजिटिव निकले हैं। टोटल 159 जांचें हुई थी। वहीं अगर बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय की, तो कोरोना तेजी से फैल रहा है। विश्वविद्यालय खुलने के बाद यहां सन्नाटा पसरा नजर आया। विश्वविद्यालय में 8 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है। इसमें से एक रिटायर्ड प्रोफेसर और पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर AK शर्मा की यहां एक निजी अस्पताल में निधन की भी खबर है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेजकर ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति मांगी है। प्रदेश में आज से एक बार फिर से कक्षा 9 और उससे ऊपर के जो शिक्षण संस्थान है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। एक बार फिर संस्थान खुल गए हैं होली के बाद। लेकिन आज जो अभिभावक अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आ रहे हैं, उनके मन में एक डर भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का सरकार ने फैसला लिया, लेकिन इससे ऊपर के जो स्कूल्स हैं वो खुले हैं, बच्चे आ रहे हैं। हालांकि कई स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर कोरोना के केस आए हैं, कई जगह टीचर्स, कई जगह स्टूडेंट्स। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो आज क्या कहना चाहते हैं जो अपने बच्चों को छोड़ने आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? पुनीत श्रीवास्तव। सर, आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th। सर, जानना चाहेंगे, आज बच्चों को छोड़ने आए, कोरोना के इतने केस आ रहे हैं, कुछ डर भी है? बिल्कुल निश्चिंत। नहीं, डर तो है ही है, डर तो है ही है। डर है तो फिर आज बच्चों को फाइनल एग्जाम चल रहा है ना, इससे शुरू हो गया तो मजबूरी है, भेजना तो है ही है। आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो अभिभावक हैं वो बच्चों को लेकर आए हैं, क्योंकि सवाल है बच्चों के भविष्य का। और जब स्कूल खुला है, स्कूल की तरफ से ये बंदिश है कि बच्चों को लेकर आना ही है, तो ऐसे में छुट्टी तो करा नहीं सकते, ऊपर से एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों का इतना ज़रूर कहना है कि अगर अच्छा होता अगर स्कूल जो है वो अपनी क्लासेस और एग्ज़ाम्स जो है वो ऑनलाइन कर देते, जहाँ पर जैसे बात क्लास 9th या 11th की, जहाँ बोर्ड नहीं है वहाँ पर कम से कम उनका कहना है कि ऑनलाइन कर देते तो इन बच्चों को ना लाना पड़ता। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। तो एक तरफ कोरोना का कहर बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ यूपी में वैक्सीनेशन भी लगातार जारी है। हम आपको 2 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर फिरोजाबाद की है। यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर गोरखपुर की है, जहाँ 45 साल से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण हुआ। हालांकि इस बीच कोरोना के खतरे को देखते हुए बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता देखा गया। और अब बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि करीब 4 महीने बीत जाने के बाद भी आंदोलनकारियों के जोश में कोई कमी नहीं आई है। यह आंदोलन 8 महीने और चलेगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि वो लोगों के सामने बात रख रहे हैं। ये भी कहते हैं कि देश आंदोलन से ही बचेगा, सड़क से आवाज को उठाना ही पड़ेगा। पूरे देश में आंदोलन चल रहा, पूरे देश में मीटिंग चल रही, लोगों को बताया जा रहा क्या MSP पे खरीद शुरू होगी पूरे देश में? क्या कानून बन गया MSP पे? क्या फसलों के रेट ठीक मिलने लगे? क्या गन्ने का भुगतान हो गया? बिजली के रेट कम हो गए? ये तो इशू सारे के सारे हैं। अगर सरकार बात नहीं कर रही तो आम जनता को तो पता लगना चाहिए ना कि सरकार बात नहीं कर रही, जो इशू उठा रहे सरकार धोखे में रख रही है। तो आने वाले टाइम पे ये क्वेश्चन करा जाएगा इनके लोगों से, जिसकी सरकार है। तो यूपी में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। लखनऊ में फिलहाल 38 क्रय केंद्रों से ये शुरुआत हुई है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक किसान इन क्रय केंद्रों पर जाकर अपने गेहूं को बेच सकेंगे। सरकार ने इसके लिए 1975 रुपए प्रति क्विंटल दर तय की है। ये मोहनलालगंज उपमंडी मोहारी कला है और यहाँ पर 4 क्रय केंद्र खोले गए हैं। 2 खाद्य विभाग के हैं, एक PCF का है
और एक मंडी समिति का है। और इसमें सभी पे क्रय केंद्र प्रभारी की नियुक्ति हो चुकी है और सारी तैयारियां पूर्ण हैं। हमारे पास बोरे हैं, उपकरण हैं और हमारी सारी तैयारी। वहीं आज आगरा से भी गेहूं खरीद की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में यहां नानपुर में गेहूं खरीद की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, लेकिन किसान अपना गेहूं बेचने नहीं पहुंचे हैं। इस क्रय केंद्र पर कैसी व्यवस्था रही, बता रहे हैं संवाददाता नितिन उपाध्याय। देश में इस समय किसान आंदोलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा फोकस है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित दर पर उनकी फसलें मार्केट में बेची जाए और यही वजह है कि इस बार जो एमएसपी रखी गई है गेहूं की वो 1975 रुपये रखी गई है। आगरा में 48 सरकारी क्रय केंद्र बनाए गए हैं और आज से शुरुआत हो रही है और 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक सरकारी खरीद होगी गेहूं की। और ऐसे में आगरा में जो गेहूं की जो फसल है वो अब कटना शुरू हो गई है। लेकिन क्रय केंद्र में क्या हाल है, क्या तैयारियां हैं, वो तैयारियां यहाँ दिख रही हैं तस्वीरों में। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं लेकिन किसानों में उत्साह नहीं है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि तराजू लगा हुआ है, यानी कोई किसान आएगा और अपना गेहूं बेचना चाहेगा तो यहाँ तराजू से तौल के उसको अंदर रखा जाएगा। मॉइस्चर मीटर है, बोरे रखे गए हैं, कुल मिला के तैयारियाँ पूरी हैं। जिला कृषि अधिकारी खुद निरीक्षण करने आए हैं। आप बताइए सर, किस तरह से क्या क्या आपने तैयारियां की हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने तो तैयारियां पूरी कर ली हैं लेकिन किसान यहाँ नज़र बिल्कुल नहीं है। देखिए, अभी आगरा में गेहूं की फसल थोड़ा लेट चलती है। यहाँ कटाई प्रारंभ हो चुकी है और अभी थोड़ा चुनाव का भी माहौल है। 15 अप्रैल को चुनाव है तो हमारे यहाँ अब 2-3 दिनों बाद से गेहूं आना शुरू होगा, लेकिन जो ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा वो 15 के बाद ही पकड़ेगा। ताकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब देखना ये है कि किसानों का किस तरह का रिस्पांस रहता है। आप देख सकते हैं कि ये नानपुर बिचपुरी सरकारी गेहूं खरीद केंद्र है और ऐसे में किसानों के लिए चूँकि गर्मी का जो मौसम की भी शुरुआत हो गई है, टेम्परेचर लगातार राइज कर रहा है, तो ऐसे में पानी की भी व्यवस्था की गई है। कोविड प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखना है। तो सरकारी क्रय केंद्रों पर ही अपना जो गेहूं बेचें और अपनी जो पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। अब बात आगरा की, जहां कूड़े के ढेर की राख से लकड़ियों में भीषण आग लग गई। हवा तेज होने के साथ आपको बताएं ये आग गांव की तरफ बढ़ने लगी और ग्रामीणों में हड़कंप मचा रहा। 1.5 घंटे तक ये आग जलती रही। दर्जनों की संख्या में इकट्ठे हुए ग्रामीणों ने पानी डालकर बड़ी मुश्किल के साथ इस आग पर काबू पाया। बात किसानों की, जहां किसान जो कड़ी मेहनत से अपनी फसल को उगाता है, लेकिन जब वही फसल आग के हवाले हो जाए, जलकर खाक हो जाए, तो सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। आज यूपी में शहर शहर से किसानों के फसल जलने की खबर सामने आई। किसानों की मेहनत लपटों से घिरी दिखी। ये 4 तस्वीरें देखिए, जहां चंदौली, अमेठी, सिद्धार्थनगर, मऊ, जब फसल काटने का वक्त आया, इस फसल में ऐसी आग की लपटें उठने देखने के बाद किसानों के अंदर एक दर्द और एक खबर में तो आक्रोश भी देखने को मिला। जहरीली शराब से मौत की खबर आई है। यहां जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों का इलाज चल रहा है। जहरीली शराब बांटने का आरोप मौजूदा ग्राम प्रधान पर लग रहा है। पुलिस ग्राम प्रधान पर कार्रवाई करने जा रही है। थाना गोसाईगंज के गांव त्रिलोकपुर के मजरा डफरपुर में 2 लोगों की मृत्यु का मामला प्रकाश में आया। एक व्यक्ति की मृत्यु आज सुबह हुई और एक की मृत्यु कल हुई थी। ये बताया जा रहा है कि होली के दिन रात में निवर्तमान प्रधान के घर पे भोजन हुआ था। और वहीं यूपी के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री का कहना है कि पिछली सरकारों ने बहुत ही खराब व्यवस्थाएं हमें सौंपी थी, उसे दुरुस्त हम कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर हमने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की है। बात दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की, जो आम लोगों के लिए खुल गया है। अब दिल्ली से मेरठ का सफर और आसान हो गया है। पहले दिल्ली से मेरठ जाने में 2 घंटे का वक्त लगा करता था, लेकिन अब केवल 35 मिनट में ये सफर पूरा हो जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की शुरुआत 2018 में की गई थी, जिसे बनने में लगभग 2 साल का समय लगा। रोड बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। इस सरकार ने जो काम करा है वो बहुत अच्छा काम करा है। आम जन जो परेशान था वो जो घूम घूम कर जाया करता था, 2 घंटे का सफर यहाँ से 15 से 20 मिनट में आधे घंटे में सफर हो जाता है।
बात कानपुर की, जहां रेस्टोरेंट की आड़ में नशेबाजी का कारोबार फल फूल रहा है। इसी क्रम में चकोरी थाना क्षेत्र स्थित 2 रेस्टोरेंट में पुलिस ने छापेमारी की और हुक्का बार पकड़ा। पुलिस ने छापेमारी कर मौके से 18 लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया। वहीं हुक्का बार का संचालन कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस हुक्का बार के मालिकों का पता लगाकर उन पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। और कानपुर में ही सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने चौरी ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर चेकिंग के दौरान 50 लाख से ज्यादा की रकम बरामद की है। जीआरपी की माने तो विकास नाम के व्यक्ति पर 82 लाख रुपए के बैग में डालकर कहीं ले जाने की बात थी। वहीं पूछताछ के दौरान पुलिस ने इनकम टैक्स और आईबी की टीम को इस बात की जानकारी दी। जीआरपी सूत्रों की माने तो पहले पकड़ा गया युवक विकास पुलिस से झूठ बोल रहा था। बैग में 20 लाख रुपए हैं, लेकिन जब चेक किया गया 52 लाख रुपए निकले। पुलिस अब इनकम टैक्स की टीम का इंतजार कर रही है। मुझे कैसे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज होगा। फर्जी तरीके से एम्बुलेंस खरीदने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आला अधिकारियों के आदेश पर एफआईआर कराने की तैयारी में अब पुलिस जुटी हुई है। पंजाब की रोपड़ जेल में बाराबंकी के नंबर की एम्बुलेंस से कोर्ट भेजा गया था मुख्तार। अब इस मामले पर केस दर्ज होगा। मुख्तार ने मऊ की भाजपा नेता डॉक्टर अलका राय के अस्पताल के नाम पर यह एम्बुलेंस खरीदी थी। एम्बुलेंस की छानबीन में कई फर्जीवाड़े की कहानी सामने आई है।